हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख वायुदाब कटिबंध का अध्ययन करेंगे। विश्व को तापमान के कटिबंध के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। लेकिन वायुदाब कटिबंध के आधार पर विश्व को 7 भागों में बांटा गया। कितने में? 7। अब कटिबंध क्या होता है या वायुदाब कटिबंध क्या होता है? वायुदाब कटिबंध से है किसी क्षेत्र विशेष में वायु का या तो अधिक हो जाना या वायु का कम हो जाना। अगर उस क्षेत्र विशेष में वायु की मात्रा अधिक हो जाती है तो उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। अगर उस क्षेत्र विशेष में वायु की मात्रा कम हो जाती है तो निम्न वायुदाब कटिबंध का निर्माण हो जाता है। वायुदाब कटिबंध 2 प्रकार से बनते हैं। 2 प्रकार से, तापीय कारण से मतलब तापमान का अधिक होना या तापमान का कम होना, और गतिक कारण से मतलब पवनों के प्रवाह से, पवनों के गमन से, पवनों के चलने से। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 10 उत्तरी अक्षांश और 10 दक्षिणी अक्षांश, इस क्षेत्र को बोलते हैं विषुवत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विषुवत क्षेत्र। इसमें देखिए विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध, विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध 0 से 10 उत्तर और 10 दक्षिण, इस क्षेत्र में विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? समझिए, सूर्य यहाँ पूर्व दिशा में उदय होता है तो सूर्य की किरणें सीधी इस क्षेत्र पे गिरती हैं। सूर्य की किरणें सीधी इस क्षेत्र पे गिरने से यहाँ की जो पवने हैं, यहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ जो पवने हैं, जो वायु राशियां हैं, वो क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गर्म पवन और गर्म वायु क्या करेगी? हल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हल्की। और हल्की पवन एक जगह नहीं रुकेगी, वो ऊपर की तरफ गमन करेगी, ऊपर की तरफ गमन करेगी। ऊपर की तरफ उन पवनों के चलने से इस क्षेत्र में पवनों की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, वायु राशियों की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे कि यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाएगा। इस क्षेत्र को बोलते हैं विषुवत क्षेत्र। इसलिए इस दाब कटिबंध को बोलते हैं विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध। इसमें 0 डिग्री से 5 उत्तर और 5 दक्षिण, इसमें सर्वाधिक निम्न वायुदाब पाया जाता है। 0 से 5 उत्तर और 5 दक्षिण, 0 से 5 उत्तर और 5 दक्षिण, इसमें सर्वाधिक निम्न वायुदाब कटिबंध पाया जाता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं डोलड्रम। क्या बोलते हैं? डोलड्रम। क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी गिरती हैं, जिससे कि इस क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक होता है। तो इस वायुदाब कटिबंध मतलब विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध का निर्माण किसके आधार पर हुआ? तापीय कारण के आधार पे। किसके आधार पे? तापीय। अब समझिए, यहां से जो पवने गर्म होके हल्की होके ऊपर सौर मंडल में गई हैं, तब ये पवने जब सौर मंडल में पहुंची हैं तब इनमें जल की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा, नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि ये पवने आर्द्रता युक्त हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं। और कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के अनुसार बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध की पवने दाईं तरफ है और दक्षिणी गोलार्ध की बाईं तरफ गमन करेगी। तो ये पवने यहाँ से उठी तो ये पवने, आधी पवने इधर गिरेंगी और ये वाली पवने यहाँ गिरेंगी। तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में पवनों की मात्रा बढ़ जाएगी, पवनों की मात्रा बढ़ जाएगी, पवनों की अधिकता हो जाएगी, जिससे कि यहाँ उच्च वायुदाब कटिबंध का निर्माण हो जाएगा, जिसको बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण क्षेत्र। उपोष्ण क्षेत्र, जिसलिए इनको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। दोनों गोलार्धों में है। 23.5 उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य को बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। इसी तरह 23.5 दक्षिणी अक्षांश से 35 दक्षिणी अक्षांश, इस क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। इसका निर्माण पवनों की गति के कारण हुआ है। यहाँ से जो पवनें उठी हैं
वो सौभ मंडल में गई हैं। सौभ मंडल में उनमें आर्द्रता, जल की मात्रा, नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो पवनें भारी हो जाती हैं और उत्तरी गोलार्ध वाली उत्तर दिशा की तरफ और दक्षिण वाली दक्षिणी दिशा की तरफ है बाएं की तरफ गमन करती हैं और वो इस क्षेत्र में आके गिरती हैं, जिससे कि यहाँ पवनों की मात्रा बढ़ जाती है। पवनों की मात्रा बढ़ने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है और इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। एक तो ये विषुवत वाला हो गया, 2 और 3, तो 3 वायुदाब कटिबंध हो गए। उसके बाद में आइए पहले करेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। अब देखिए ये सूर्य किरणें इस क्षेत्र में सीधी गिर रही है, लेकिन इस क्षेत्र में ये तिरछी जाएंगी ना, तो यहां तक सूर्य किरणें बहुत ही कम पहुंचेंगी या न के बराबर पहुंचेंगी, मतलब नगण्य रहेंगी, पहुंचेंगी नहीं। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, यहाँ जो तापमान है वो बहुत ही कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम होने से यहाँ जो है ठंड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि यहाँ की पवनें ठंडी हो जाएंगी। ठंडी पवनें भारी हो जाती हैं, उनमें आर्द्रता, जल, नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए ये पवनें इसी क्षेत्र में विचलन करती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में पवनों की अधिकता हो जाती है। क्या होती है? अधिकता। इसलिए यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है और इस क्षेत्र को बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। इसलिए नाम क्या पड़ गया, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध, जो उत्तरी गोलार्ध में भी होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। और स्थिति क्या होगी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसका निर्माण किसके आधार पर हुआ, तापीय कारण के आधार। अब समझना है, यहाँ कुछ वायुदाब हो गया, पृथ्वी का ओर है, तो यहाँ की पवनें कहां चलेंगी, जहां पवनों की मात्रा कम है, जहां उससे कम वायुदाब है। तो यहाँ की पवनें बहुत अधिक ठंडी है, भारी है, आर्द्रता, नमी की मात्रा अधिक है, तो ये पवनें नीचे की तरफ गमन करेंगी, यहाँ नीचे की तरफ गमन करेंगी और इधर वाली पवनें यहाँ गमन करेंगी, दोनों आपस में टकराएंगी। कहाँ टकराएंगी, यहाँ, और दोनों पवनें यहाँ आपस में टकरा के ऊपर की तरफ उठेगी। तो ऊपर की तरफ उठने से यहाँ जो पवनों की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए निम्न वायुदाब कटिबंध का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध, जिसकी स्थिति है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ किसका निर्माण हो गया, अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध का। तो विश्व को 7 वायुदाब कटिबंध में बांटा गया है। एक है विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध और दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, और ऐसे ही दक्षिण में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध 1, 2 और 3। और अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी में, तो 3 और 2 5। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी, 5 और 2 7। तो विश्व को 7 वायुदाब कटिबंध में बांटा गया है, जिनमें से 3 का निर्माण तापीय कारण से होता है, तापमान के अधिक होने से या तापमान के कम होने से। जैसे विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध का निर्माण तापमान के अधिक होने से होता है, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध और ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में इनका निर्माण तापमान के बहुत कम होने से होता है। उसके बाद में 4 का निर्माण गतिक कारण से होता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में और उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में। और इसी प्रकार अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में और अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में। इन चारों का निर्माण होता है गतिज कारण से, गतिक कारण से, मतलब पवनों के गमन से, प्रवाह करने से या चलने से। तो जो विश्व है इसको 7 वायुदाब कटिबंध में बांटा गया है। अब देखिए, यहां से चलने वाली पवनों को बोलते हैं व्यापारिक पवनें, और ये ऊपर चलते हैं तो बोलते हैं पछुआ पवनें, और ऊपर से नीचे चलते हैं तो बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। तो इन पवनों का मतलब वैश्विक पवनें जो हैं, व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, इनका अध्ययन हम कल करेंगे। अपना अगला जो भाग आएगा इस वीडियो का पार्ट नंबर 3, उसमें वैश्विक पवनों का अध्ययन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से जो विश्व के दाब कटिबंध है उनको विस्तार से आप समझ पाए होंगे, सरलता से समझ पाए होंगे। अगर आप सरलता से समझ पाए हैं तो हमारे इस वीडियो को
लाइक करना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।